प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। गत वीडियो क्लास में हमने संघीय परिषद, जिसके अंतर्गत संघीय परिषद के सभापति या स्विस राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम स्विस संघीय परिषद की कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संघीय परिषद मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान की धारा 95 के अनुसार इसमें स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय परिषद को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। स्विस संविधान की धारा 102 में संघीय परिषद की शक्तियां एवं कार्यों की एक लंबी सूची दी गई है। स्विस संघीय परिषद की शक्तियां इस प्रकार हैं। सबसे पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति। संघीय परिषद स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियां निश्चित रूप में बहुत अधिक व्यापक है। परिषद संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समस्त राज्यमंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय सभा द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों, विदेशों के साथ की गई संधियों, संघीय न्यायाधिकरणों के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय परिषद पर ही है। संघीय परिषद को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय सभा, संघीय न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई है। भारी आक्रमण में स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना संघीय परिषद का दायित्व है और परिषद इसके लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। संघीय परिषद को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। यदि संघीय सभा की बैठक न हो रही है, वो सुरक्षा की दृष्टि से कोई कार्य करना आवश्यक हो, तो परिषद स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 2000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो, तो इस पर संघीय सभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। संघीय परिषद को स्विट्जरलैंड के वैदेशिक संबंधों के संचालन का अधिकार प्राप्त है। यह कैंटीनों की पारस्परिक संधियों और कैंटीनों द्वारा विदेशों से जो संधियां की गई हैं उनकी जांच करती है। यदि परिषद ऐसा समझे कि ये संधियां अनुचित है, तो वह संघीय सभा से इन संधियों और समझौतों को रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। संघीय परिषद को कैंटीनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। वह कैंटीनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है एवं उनके संशोधनों पर स्वीकृति देती है। वह कैंटीनों के वित्तीय, सैनिक, प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटीनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय परिषद की स्वीकृति अनिवार्य है। संघीय परिषद के द्वारा कुछ औपचारिक कार्य भी किए जाते हैं। ये कार्य परिषद सामूहिक रूप से या इसके 2-3 सदस्य मिलकर करते हैं। विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह या मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना, ऐसे कुछ कार्य हैं। संघीय परिषद की दूसरी सबसे प्रमुख शक्ति विधायी शक्ति है। संघीय परिषद को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। यद्यपि परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु वे उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। संघीय परिषद स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय सभा भी परिषद से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती हैं। व्यवहार के अंतर्गत लगभग 95% विधेयक
संघीय परिषद के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। परिषद को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय सभा के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संघीय परिषद से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय सभा उन पर विचार करती है। संघीय परिषद के सदस्य किसी विषय पर ये प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए। परिषद के सदस्य संघीय सभा की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्यों को प्रस्तावित करते हैं। इस सब के अतिरिक्त संघीय परिषद को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्था पर डेलीगेट लेजिस्लेशन की प्रणाली के अंतर्गत कानून को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। परिषद के इन अध्यादेशों व नियमों की शक्ति और उनका प्रभाव कानून जैसा ही होता है और न्यायालय द्वारा भी उनको मान्यता दी जाती है। अब हम तीसरा प्रमुख कार्य संघीय परिषद का वह है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में संघीय परिषद को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत ये संघीय बजट तैयार करती है तथा उनका संघीय सभा के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। संघीय सरकार के आय व्यय का हिसाब संघीय सभा को देती है। ये राजस्व अन्य कर एकत्रित करती है और सभा द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी करती है। चौथा कार्य न्यायिक शक्तियाँ। 1914 तक संघीय परिषद को बहुत अधिक न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन कार्यपालिका को इतनी अधिक न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होना उचित नहीं समझते हुए 1914 में इन्हें बहुत कम कर दिया गया। फिर भी संघीय परिषद को न्यायिक क्षेत्र में कुछ अधिकार प्राप्त हैं। ये संघीय सरकार के विभिन्न विभागों, जिनमें रेलवे प्रशासन भी सम्मिलित है, के निर्णयों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों की अपीलें सुनती है। यदि कैंटीनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो तो वह कैंटीनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है। इसे कैंटीनों की व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर पैदा होने वाले झगड़े या संविधान की कुछ धाराओं के अंतर्गत उत्पन्न विवादों के संबंध में की गई अपीलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी विवादों के संबंध में संघीय परिषद का निर्णय अंतिम नहीं होता। इसके विरुद्ध संघीय प्रशासनिक न्यायालय में अपील की जा सकती है। पांचवी शक्ति संकटकालीन शक्ति। संविधान ने संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियाँ नहीं दी, किंतु व्यवहार में उसके द्वारा वे शक्तियाँ प्राप्त कर ली गई हैं जब कभी देश में आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ हो तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिया है। उदाहरण के लिए 1849, 1853, 1859 तथा 1870 में संघीय सभा ने परिषद को देश की तटस्थता की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्र की रक्षा करने, तटस्थता को बनाए रखने के लिए सभा के द्वारा परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए गए। केवल सुरक्षा के लिए नहीं, वरना 1930 में आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भी परिषद को इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। इस प्रकार संकट काल में संघीय परिषद को अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। उसके द्वारा बहुत कुछ सीमा तक अपनी ही विवेक के अनुसार कार्य किया जाता है। इस प्रकार संघीय परिषद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। लावेल के शब्दों में हम कह सकते हैं संघीय परिषद को राष्ट्रीय सरकार रूपी घड़ी की बड़ी कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। धन्यवाद।